ये हमने SIR मॉडल लिखा था। अब उसके बाद आगे जी, वेयर एस इज़ द स्टॉक ऑफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन, यानी इस मॉडल में एस जो है वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। स्टॉक ऑफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन का मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो जिनको बीमारी लग सकती है। आई इज़ द स्टॉक ऑफ इन्फेक्टेड, आई यहाँ पे इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है। द आर इज़ द स्टॉक ऑफ रिमूव्ड पॉपुलेशन आइदर बाय डेथ और रिकवरी, यानी आर जो है वो रिमूव्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये या तो वो डेथ की वजह से रिमूव हो जाते हैं या रिकवर होकर इन्फेक्टेड क्लास से रिमूव हो जाते हैं। एन इज़ द सम ऑफ दीज थ्री, एन जो है वो टोटल पॉपुलेशन है, इन तीनों का सम है। तो अब यहाँ से ये चीज़ कॉपी करते हैं, ये चीज़ कॉपी करके तो उसके बाद साइंटिफिक में यहाँ पे इधर नीचे हम लिखते हैं वेयर एस। अब एस जो है हमारे पास, ये डिस्प्ले जो स्टाइल लिखा हुआ है इसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके एस जो लिखा हुआ है फिर उसको हम इस तरह मैथ की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह ये डिस्प्ले स्टाइल भी ख़त्म करेंगे और आई जो लिखा हुआ है उसको दोबारा मैथ की फॉर्म में ये इसको टाइप करेंगे और आई यहाँ से रिमूव कर देंगे। और आर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हम कंट्रोल एम करके आर को भी इस तरह रिमूव कर देंगे। ये थोड़ा सा डिस्टेंस हम इसमें स्पेस दे देते हैं ये इसके लिए, बिब्लियोग्राफी के लिए। और एन भी हम क्या करते हैं, एन भी यहाँ पे हम डिस्प्ले ये इसको मैथमेटिक्स स्टार में लिखते हैं, कंट्रोल एम करेंगे तो फिर उसके बाद मैथमेटिक्स स्टार में इसको एन इज द सम ऑफ दीज थ्री। This model was the first time proposed by William Ogle, Carmack and Anderson Gray McKendrick। ये मॉडल जो है यानी कि कर्मिक और मैकेंड्रिक ने ये प्रपोज किया था एज अ स्पेशल केस ऑफ व्हाट वी नो कॉल्ड कर्मक मैकेंड्रिक थ्योरी, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कर्मिक मैकेंड्रिक थ्योरी कहते हैं। यानी उन्होंने ये मॉडल ये प्रपोज किया था। फॉलोड वर्क कैड्रिक हैड डन विद रोनाल्ड रास, यानी कि जो रोनाल्ड रास ने मलेरिया का सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडल प्रेजेंट किया था उसी वर्क को फॉलो करते हुए तो उन्होंने फिर ये SIR मॉडल ये कंस्ट्रक्ट किया था। ये चीज़ हम लिख लेते हैं जी इधर कि ये सेकंड लाइन में लिख देते हैं तो वही चीज़ इधर लिख दी है जी, कॉपी कर दी है। अब फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, द सिस्टम इज नॉन लीनियर, ये जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर सिस्टम है। नॉन लीनियर सिस्टम क्यों हम कह रहे थे नॉन लीनियर, जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो हमारे पास यानी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट आ रहा हो या डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर में इन्वॉल्व हो रही हो, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर वाई है तो वाई स्क्वेयर वाई क्यूब हो तो फिर भी नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एस आई और आर है। तो आप देखें कि इधर एस और आई का ये डिपेंडेंट वेरिएबल का ये प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। जब ये प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर सिस्टम है। However, it is possible to derive its analytic solution in implicit form। वैसे हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को या नॉन लीनियर सिस्टम को ज़रूरी नहीं कि एनालिटिकली हम उसको सॉल्व कर सकें, लेकिन इसके लिए हम एनालिटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन इम्प्लिसिट फॉर्म में एनालिटिकली फाइंड किया जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर हम लिख देंगे द सिस्टम इज नॉन लीनियर, however it is possible to derive its analytic solution in implicit form। अब पहले तो हम इसका ये लिखेंगे, इसका जो रेफरेंस है वो कॉपी करेंगे। ये क्या है हार्को। अब यहाँ पे रेफरेंस हमने कैसे लिखना है कि रेफरेंस ये बिब्लियो आइटम है तो इधर बिब्लियो आइटम करेंगे वो कहेगा 3, इसको पहले 3 कर दें और वो सारा हम पेस्ट कर देंगे। अब इसका नाम हमने करना है चेंज,
तो नाम हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और यहाँ पे ये 3 के बजाय 3 को हम वो उसका नाम हार को डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें। यानी यहाँ पे एंड पे जाके जब डबल क्लिक करें तो वो दोबारा डिस्प्ले हो जाता है, फिर उधर हमने नाम लिख दिया। अब यहाँ पे उसको साइट करना है, तो साइट के लिए क्या करेंगे, ये जो है ये डबल साइटेशन की लगाएंगे। अब वो उसी में वही नाम हार्को ही इधर करेंगे तो वो साइट कर देगा इसको हार्को की फॉर्म में। अब उसके बाद क्या है, फर्स्टली नोट द फॉर्म दैट फॉर्म। अब सबसे पहले तो ये नोट करना है कि ये जो फॉर्म है हमारे पास कौन सी फॉर्म है जी। अब देखें, डी एस बाई डी टी प्लस डी आई बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यानी कि इन तीनों का सम अगर करें तो आप देखें कि सम करेंगे तो ये और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। किस तरह अब 0 के इक्वल आता है, अब लिखते हैं जी कि डी, इन तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड किस तरह करते हैं, हम इधर से ये डिटेल से करते हैं, इसको डिस्प्ले स्टाइल में ही लिखते हैं। डिस्प्ले स्टाइल में डी एस बाई डी टी, फिर उसके बाद तीनों को अगर सम करें, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद ये हमने कर दिया जी डी आर बाई डी टी। इसी तरह इधर जब हम इसको तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे इधर, और जब यहाँ पे ये तीनों को ऐड करेंगे तो अब देखें राइट साइड पे फिर इसको करेंगे, ये पूरा हो जाता है कापी। इस तरह पूरी लाइन नहीं करनी, बल्कि यहाँ से सिर्फ अंदर से ये कॉपी करके फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके तो एंटर करेंगे सेकंड लाइन में तो ये आ जाएगा। अब यह तीनों सब का सम जो है वो किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। क्यों 0 के इक्वल है, ये कैंसिल हो गया तो। अब जब सम का सब का सम 0 के इक्वल है तो अगर हम कहते हैं, इसको हम ये कह देते हैं डी एन बाई डी टी, या इसको ऐसे लिख देते हैं कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, डी बाई डी टी ऑफ इस तरह लिख सकते हैं जी, एस प्लस आई प्लस आर लिख दिया हमने, यानी डी एस बाई डी टी तीनों का सम हमने लिख दिया इसको। अब जब सम लिख लिया और इसको फिर लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे डी एन बाई डी टी, यानी एस प्लस आई प्लस आर हमारे पास जो सम है वो किसके इक्वल है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल 0। जब डेरिवेटिव 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि एन ऑफ टी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इट फॉलोज दैट एन ऑफ टी हमारे पास फिर डिस्प्ले स्टाइल में एन ऑफ टी को हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम इस तरह कि एन ऑफ टी हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट है। जब एन ऑफ टी को कांस्टेंट है तो हम क्या लिखते हैं, फिर इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख देते हैं एन ऑफ टी इज इक्वल टू, ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है एन ऑफ टी इज इक्वल टू एस ऑफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू एन। तो एन ऑफ टी इज इक्वल टू एस ऑफ टी प्लस आई ऑफ टी प्लस आर ऑफ टी
इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट फिर कंट्रोल एम किया इज इक्वल टू एम। तो इस तरह हमने लिख दिया कि ये हमारे पास ये कांस्टेंट है। अब उसके बाद एक्सप्रेसिंग इन मैथमेटिकल टर्म का द कांस्टेंसी ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड, यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि टोटल पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। एन को हम क्या करेंगे, एन को यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको कंट्रोल एम और मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, note that the above relationship implies that one need only study the equation for the two of three variables। हम नोट करते हैं कि इनको, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है इसमें से किसी में भी कोई टर्म नहीं इन्वॉल्व हो रही। अब ये टर्म देखे आई में इन्वॉल्व हो रही है, ये आई से ये टर्म निकल के आर में इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन आर से कोई टर्म इन दोनों की तरफ नहीं जा रही। तो हम जो है वो ये ऊपर वाला जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी करने के लिए हम तीसरी को मिट कर देंगे, और तीसरी को मिट करके टोटल पॉपुलेशन से, यानी आर को हम नहीं स्टडी करेंगे, पहले एस और आई कैलकुलेट करेंगे। एस और आई जो आएगा हमारे पास, वो जब हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन एन है, तो एन में से वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी आर बच जाएंगे। तो वही चीज़ इधर लिखी हुई है जी, कि पहले नोट करना है कि ये हम नीड ओनली स्टडी द इक्वेशन फॉर द टू ऑफ थ्री वेरिएबल, तो दो वेरिएबल्स के लिए एस और आई के लिए इसको स्टडी करेंगे। ये लिख दिया हमने। और सेकंड क्या है जी, सेकंडली वी नोट दैट द डायनामिक्स ऑफ द डिजीज क्लास डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग रेशियो। तो जो डायनामिक्स ऑफ द डिजीज़ है वो फॉलोइंग इस रेशो पे डिपेंड करती है। अब ये रेशो कैसे निकली है कि ये जो बीटा ट्रांसमिशन रेट है ये, और उसके बाद रिकवरी रेट, इन दोनों का ये जो आई से, यानी कि आई में इन हो रही है जो पैरामीटर है उसको ऊपर लिख दिया, और जो आई से आउट हो रहा है पैरामीटर वो डिनोमिनेटर में लिख दिया, और इसको ये एक रेशो हमने लिख ली है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह करेंगे जी, फॉर फॉलोइंग रेशो, रेशो क्या है जी, बीटा और गैमा है। तो यहाँ पे हम इस रेशो को लिख देंगे जी, इंसर्ट आर नॉट लिख देंगे, आर नॉट इज इक्वल टू बीटा और गैमा, यहाँ से बीटा लिख देंगे, फिर कंट्रोल एफ करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा बीटा और गैमा, ये रेशो लिख दी। और ये क्या है जी, वो कॉल्ड द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। ये रेशो क्या कहलाती है जी, ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर या बेसिक रिप्रोडक्शन रेशो ये कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर या बेसिक रिप्रोडक्शन रेशो। This ratio is derived as the expected number of new infections from a single infection in a population where all subjects are susceptible। यानी कि एक इन्फेक्टेड बंदा जब किसी पॉपुलेशन में जाता है तो वो जितने भी नए बंदे वो जो है वो इन्फेक्ट करता है, जितने भी नए बंदों को, वो हमारे पास होती है रिप्रोडक्शन रेशो। इसका ऐसे कि आप देखें कि 5 बंदे बीमार हैं, और अगर वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन के साथ मिक्स अप हो जाते हैं, और एक बंदा वो बीमारी के दौरान जो है वो 5 बंदों को इन्फेक्ट करता है, एक बंदा 2 को इन्फेक्ट करता है, और एक बंदा 3 को इन्फेक्ट करता है, तो ऑन एवरेज एक बंदा, जितनों को इनकी एवरेज निकाल लेंगे, और ऑन एवरेज बंदा जितने बंदों को इन्फेक्ट करता है उसको हम कहेंगे बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। तो ये चीज़ हम यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ नहीं रही, समझ आ गई बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर की। अब इसके बाद आगे बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ से सेव कर लिया इसको, सेव कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये सारा जो काम है हमारा ये सेव हो जाएगा।